तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक कन्नड़ हॉरर मूवी जिसका नाम है ना निन्ना बिदलारे। हिंदी में इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। ये फिल्म सेम नाम से आई 1979 की क्लासिक हॉरर मूवी का रीमेक है। वैसे मॉडर्न टाइम के हिसाब से कहानी बिल्कुल डिफरेंट है, बस थीम सेम है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम कुछ यूट्यूबर्स को देखते हैं जो कि घोस्ट हंटर्स नाम का चैनल चलाते थे। इनकी टीम में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, 4 लड़के होते हैं और 1 लड़की होती है। ये सब अलग अलग हॉन्टेड प्लेसेस पर जाकर पता लगाते थे कि वो जगह सच में हॉन्टेड है या फिर नहीं। आज रात ये लोग कठाले काड़ू नाम के गांव में आए थे। गांव वालों का कहना है कि यहाँ के गेरू दादा एस्टेट का घर हॉन्टेड है। रात को जो भी वहाँ जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसी बात का पता लगाने ये लोग आए थे। टीम का जो मेन बंदा था उसने हाथ में एक बड़ा सा डिवाइस ले रखा था जो कि भूतों के बारे में सिग्नल देता था। काफ़ी देर यहाँ समय बिताने के बाद इन्हें यहाँ कोई भी भूत या एनर्जी के होने का एक भी साइन नहीं मिलता, जिससे सबको यही लगता है कि यह जगह बिल्कुल भी हॉन्टेड नहीं है। लेकिन तभी वहाँ एक स्मोक जैसी अजीब सी चीज़ दिखाई देती है जो इनके बीच में से निकलती हुई पीछे खिड़की तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। इसी के साथ डिवाइस सिग्नल देने लगता है। फिर वो सब खिड़की से बाहर देखते हैं तो सामने झूले पर एक साया दिखाई देता है। वो लोग तुरंत भागकर बाहर चेक करने जाते हैं, लेकिन तब तक वो साया वहाँ से गायब हो जाता है। वो लोग हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर कुछ तो था, एकदम से कहाँ गायब हो गया। तभी दूसरी पल वो साया उन्हें घर के अंदर दिखाई देता है। सब घर के अंदर भाग कर उसे पकड़ने जाते हैं, लेकिन तब तक वो गायब हो चुका था। घर के जिस एरिया में वो दिखाई दिया था वो सब वहीं पर इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। तभी फिर से डिवाइस सिग्नल दिखाने लगता है और उसे फॉलो करते हुए सभी एक रूम तक पहुंचते हैं। इससे पहले ये कुछ समझ पाते एकदम से इनके ऊपर अटैक हो जाता है। वहाँ आसपास जो भी चीज़ें थी, बुक्स वगैरह, सब इनके ऊपर उछल कर आती है। सब लोग भागकर यहाँ वहाँ छुप जाते हैं। कोई टेबल के नीचे छुप जाता है, कोई पर्दे के पीछे छुप जाता है, तो कोई दरवाजे के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ पर कोई डिमोनिक फिगर दिखाई देता है जिसकी बॉडी जले हुए अंगारे की तरह दिख रही थी। टेबल के नीचे वाला बंदा बस उसके पैरों को देख पा रहा था। वो उसके आसपास ही चल रहा था, जिससे वो बंदा काफ़ी डर जाता है। लेकिन तभी वो डीमन अचानक से पर्दे वाले बंदे को हॉन्ट करके उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो पर्दा हवा में फ्लोट करने लगता है और एकदम से उस बंदे के फेस से लिपट जाता है और बहुत ही अजीब तरह से उसकी मौत हो जाती है। इसी तरह एक एक करके बाकी दोनों लड़के भी मारे जाते हैं। दूसरी तरफ टीम का लीडर और वो लड़की अभी भी खुले में घूम रहे थे। तभी एक नाइफ उड़ के आता है और सीधा उस आदमी के गर्दन में जाकर लगता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब लास्ट में बस वो लड़की ही बची थी। जैसे तैसे वो वहाँ से निकलकर कार तक पहुँचती है। तभी इतने में ऊपर से उसके हाथ पर खून की बूंदें गिरने लगती हैं। फिर जैसे ही ऊपर देखती है कोई उस पर भी अटैक कर देता है और इस तरह से घोस्ट हंटर्स की पूरी टीम निपट जाती है। अब इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम ऋषि नाम के लड़के को देखते हैं। उसे ब्रिज के नीचे नदी किनारे एक लड़की घायल हालत में मिलती है, जिसे वो उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। इसी दौरान वो उस लड़की के हाथ पर चारवी नाम का टैटू देखता है, जिससे उसे समझ आता है कि इस लड़की का नाम चारवी होगा। कुछ टाइम बाद वो डॉक्टर से पूछता है कि अब चारवी कैसी है। डॉक्टर बताती है कि अब वो खतरे से बाहर है, जल्दी ही रिकवर हो जाएगी। लेकिन एक दिक्कत है, वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। वो कौन है, कहाँ से आई है, उसका नाम क्या है, उसे कुछ भी याद नहीं। अब लगभग 1 साल तक चारवी का इलाज चलता है, लेकिन उसकी मेमोरी में कोई सुधार नहीं आता। इस दौरान ऋषि चारवी को अपने घर पर ही रख रहा था। एक दिन डॉक्टर उसे सजेस्ट करती है कि चारवी को बाहर घुमाने फिराने ले जाओ, नई नई जगह दिखाओ, शायद कुछ देख के उसे कुछ याद आ जाए। इसके साथ वो कहती है कि पुलिस चारवी के घर वालों का पता लगा सकती है। इस मामले में तुम्हें पुलिस से भी हेल्प लेनी चाहिए। डॉक्टर के कहने पर ऋषि पुलिस से जाकर बात करता है। अब वहाँ का जो ऑफिसर होता है वो ऋषि का ही दोस्त था। वो कहता है कि तुम पुलिस के पास पहले क्यों नहीं आए, 1 साल का वेट क्यों किया। ऋषि कहता है क्योंकि चारवी मुझे जिस हालत में मिली थी उससे मुझे शक था कि कहीं इसके घर वाले ही तो इसके दुश्मन नहीं। चारवी की सेफ्टी के साथ मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। मैंने सोचा था कि जब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तभी मैं कोई एक्शन लूँगा, लेकिन ऐसे ही 1 साल बीत गया और उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया, इसलिए मजबूरी में मुझे आपके पास ही आना पड़ा। ऑफिसर कहता है कि ठीक है, मुझे कुछ दिनों का टाइम दो, मैं पता करके बताता हूँ।
इसी बीच ऋषि चार्वी को घुमाने फिराने ले जाता है, उसे कई सारी जगह दिखाता है, लेकिन चार्वी को कुछ भी याद नहीं आता। फिर एक दिन ऋषि को ऑफिसर का कॉल आता है। उसे बताता है कि चार्वी के बारे में ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चला है, बस एक बात पता चली है कि 1 साल पहले माडिकेरी डिस्ट्रिक्ट के कट्टाडेकाडो पुलिस स्टेशन में चार्वी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की गई थी। तुम वहाँ के इंचार्ज से जाकर बात करो, शायद कुछ काम की इन्फॉर्मेशन निकल आए। जिसके बाद ऋषि चार्वी को लेकर अपने फ्रेंड्स प्रशांत और मीना के साथ कट्टाडेकाडो के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। रास्ते में ऋषि एक आदमी से पूछता है कि कट्टाडेकाडो यहाँ से कितनी दूर है। वो आदमी कहता है कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, आप सीधा जाकर लेफ्ट ले लीजिए। लेकिन वो आदमी उन्हें अभी वहाँ जाने से मना करता है, कहता है कि यहाँ का रास्ता खराब है, रात को यहाँ से जाना ठीक नहीं है, मेरी माने तो वहाँ सुबह ही जाना सेफ रहेगा। अब इनके साथ लड़कियाँ भी थी तो ये लोग रिस्क नहीं लेते और रात में एक होटल में जाकर स्टे करते हैं। फिर अगले दिन ऋषि प्रशांत को लेकर कट्टाडेकाडो पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जिस बंदे ने मिसिंग रिपोर्ट फाइल की थी वो कभी लौट कर दोबारा यहाँ पता करने आया ही नहीं। उसका नाम भी इन्हें पता नहीं चल पाता। असल में एक बार बारिश का पानी स्टेशन के अंदर आ गया था, जिससे कुछ फाइलें करप्ट हो गई थी, जिस कारण उस बंदे का नाम भी मिट चुका था। हाँ, लेकिन एड्रेस बचा हुआ था। और दोस्तों, ये एड्रेस कहीं और का नहीं बल्कि गेरू दादा एस्टेट के उसी हॉन्टेड घर का था, जिसके बारे में इन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। खैर, दोनों आसपास के लोगों को चार्वी का फोटो दिखाकर गेरू दादा एस्टेट के बारे में पूछते हैं, लेकिन ना तो कोई उस जगह के बारे में बता रहा था और ना कोई चार्वी को पहचान रहा था। ऋषि को यह सब बहुत अजीब लगता है कि जब चार्वी इसी गांव की रहने वाली है तो कोई उसे पहचानता क्यों नहीं। इसी दौरान एक बूढ़े आदमी से गेरू दादा एस्टेट वाले घर के बारे में पूछते हैं। ये सुनते ही वो आदमी पागल सा हो जाता है, कहता है कि अब वहाँ कोई घर नहीं है, सब कुछ जल गया है, वहाँ मत जाना, वो घर भूतिया है, वहाँ मौत का साया है, वहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ सिर्फ मौत मिलती है, मौत। और उन्हें वहाँ से वापस लौट जाने के लिए कहता है। अब इस चीज़ से दोनों का मूड खराब हो जाता है, तो मूड फ्रेश करने के लिए दोनों एक जगह पर रुककर नारियल पानी पीते हैं। इसी दौरान प्रशांत कहता है कि बड़ी अजीब सी बात है, पुलिस को नहीं पता कि वो घर जल गया है, और अगर पता था तो हमें एड्रेस ही क्यों दिया। नारियल पानी वाला उनकी बातें सुन लेता है। वो कहता है कि साहब, ज़रूर आपको उस पागल बूढ़े ने बताया होगा कि वो घर जल गया है। ऋषि पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता। नारियल वाला बताता है क्योंकि वो सबसे यही कहता है कि वो घर जल गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में वो घर सालों से बंद पड़ा है। वहाँ कौन रहता था, वहाँ क्या हुआ, ये सब एक राज है। गांव वालों का मानना है कि वो घर भूतिया है, कोई भी उस घर के आसपास नहीं जाता, सब डरते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। ऋषि कहता है कि एक काम करते हैं यार, चल के देखते हैं, क्या पता कुछ काम की इन्फॉर्मेशन हाथ लग जाए। फिर दोनों उस आदमी के बताए हुए रास्ते से घर तक पहुंच जाते हैं। फिर दोनों अंदर जाकर वहाँ पर छानबीन करते हैं, लेकिन कुछ भी काम का नहीं मिलता। इसके बाद वो वापस जाने लगते हैं। तभी रास्ते में मीना का कॉल आता है। वो काफ़ी घबराई हुई थी। वो कहती कि चार्वी नहीं मिल रही, वो अचानक कहीं गायब हो गई। ये सुनकर ऋषि बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत प्रशांत को लेकर होटल पहुंचता है। मीना उन्हें बताती है कि हम दोनों रूम में थे, चार्वी रूम से बाहर गई, मुझे लगा वो ऐसे टहलने गई है, लेकिन फिर वो वापस ही नहीं आई और वो कहीं भी नहीं मिल रही। ऋषि होटल के स्टाफ से सीसीटीवी चेक करने के लिए कहता है, जिसमें कि वो लोग देखते हैं कि चार्वी अजीब तरह से चल रही थी। फिर होटल के बाहर आकर वो एक आदमी की कार छीनकर भाग जाती है। ये देखकर ऋषि चौंक जाता है, क्योंकि चार्वी को ड्राइविंग आती ही नहीं थी। खैर, वो कार वाला आदमी उनके बगल में ही खड़ा होता है। उस आदमी की कार में जीपीएस लगा हुआ था, जिसकी हेल्प से वो चार्वी को ट्रैक करने लगते हैं। वो लोग देखते हैं कि चार्वी गेरू दादा एस्टेट वाले उसी हॉन्टेड घर की तरफ जा रही थी। प्रशांत कहता है कि भाई, कोई बहुत भारी गड़बड़ चल रही है, हमें तुरंत वहाँ जाकर देखना चाहिए। फिर मीना होटल में ही रुकती है और दोनों वहाँ देखने जाते हैं। चार्वी की कार घर के बाहर लगी थी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, तो दोनों घर के अंदर जाकर चेक करते हैं। अंदर वही डिमोनिक एंटिटी उन्हें हॉन्ट करती है। फिर अचानक से दरवाज़ा भी बंद हो जाता है और दोनों वहीं पर ट्रैप हो जाते हैं। वहाँ की सारी चीज़ें जैसे टेबल, लैंप, चेयर वगैरह सब ज़ोर ज़ोर से हिलने लगते हैं और चेयर्स वगैरह उनकी तरफ उछल कर आती हैं, जिससे वो बाल बाल बचते हैं। इसी बीच उन्हें चार्वी एक चेयर पर बैठी दिखाई देती है, जो कि पजेस्ट लग रही थी। फिर अगले ही पल वो उछल कर वॉल पर चढ़ जाती है और बहुत ही गुस्से में ऋषि को देखती है और फिर उस पर अटैक कर देती है। ऋषि को बचाने के लिए प्रशांत एक लकड़ी के हिस्से से चार्वी को जोर से मारकर बेहोश कर देता है। फिर ऋषि बेहोश चार्वी को गोद में उठाकर वहां से जाने लगता है।
लेकिन तभी चार्वी की बॉडी फ्लोट होकर दूसरी जगह पर आ जाती है। फिर चार्वी को जिसने पोजेस्ट किया था वो कहता है कि चार्वी मेरी है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं इस जगह को छोड़कर कहीं जाऊंगा। इसके बाद चार्वी जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। अगली सुबह ऋषि और प्रशांत कल रात हुई अजीब घटना के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि कोई आदमी खिड़की से झांक रहा था। वो चार्वी को ही देख रहा था। ऋषि कहता है, ए चाचा, यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो आदमी तुरंत वहां से भागने लगता है। वो दोनों उसका पीछा करते हैं। जल्दी ही वो पकड़ा जाता है। वो लोग देखते हैं कि ये तो वही बूढ़ा आदमी है जो कह रहा था कि घर जल गया। उन्हें लगता है कि यही कुछ गड़बड़ कर रहा है। ऋषि बहुत गुस्से में उससे पूछता है कि बताओ, तुम यहाँ छुपकर क्या करने आए थे? और फिर वो आदमी उन्हें सब कुछ बताता है और अब जाकर हमें इस घर का राज पता चलता है। वो कहता है कि मेरा नाम रमन्ना है। 1 साल के बाद मैंने बिटिया को देखा तो उससे बात करने चला आया। ऋषि कहता है कि तुम चार्वी को कैसे जानते हो? रमन्ना बताता है कि उसका नाम चार्वी नहीं अंजलि है। ऋषि पूछता है तो उसके हाथ पर चार्वी नाम का टैटू क्यों है? रमन्ना बताता है कि चार्वी उसकी बहन का नाम था जिसे वो बहुत प्यार करती थी। 10 साल पहले चार्वी की मौत हो गई थी एक बीमारी की वजह से। उसी की याद में अंजलि ने टैटू बनवाया था। चार्वी की याद और ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए मेरे साहब अपना घर बेचकर गांव से बाहर रहने चले गए थे। फिर सालों बाद जब अंजलि बिटिया बड़ी हुई तो वो वापस यहाँ आए थे और फिर इस घर को खरीदा था। मैं वही काम करता था। फिर फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि रमन्ना के साथ सरोजा नाम की एक मेड भी वहाँ काम करती थी। एक रात रमन्ना जब अपना काम खत्म करके अपने घर जा रहा था तो बीच रास्ते में उसे एक लड़की बेहोश पड़ी मिली जिसे वो अपने घर ले आया और उसकी देखरेख की। फिर जब उसे होश आया तो उसे लेकर अंजलि के घर आ गया और उन्हें बताया कि लड़की मुझे बेहोश हालत में मिली थी। हमें इसके घर वालों का पता लगाना होगा। दिक्कत यह है कि ये लड़की बोल भी नहीं सकती, गूंगी है। अंजलि को उस लड़की में अपनी बहन चार्वी दिखाई दे रही थी। वो अपने डैड से पूछती है कि जब तक इसके घर वाले नहीं मिल जाते क्या ये हमारे साथ रह सकती है? पहले तो उसके डैड मना कर देते हैं लेकिन अंजलि के जिद करने पर वो मान जाते हैं। फिर अंजलि उसे अपनी सगी बहन की तरह ही ट्रीट करने लगी। उसके साथ खेलना, उसे झूला झूलाना, अपने हाथों से खाना खिलाना, यहाँ तक कि वो उसे एक बार कहती है कि चलो मैं तुम्हें नहला देती हूँ, लेकिन वो लड़की मना कर देती है। अंजलि कहती है कि मैं तुम्हारी बहन जैसी हूँ, शर्मा मत, लेकिन वो फिर भी मना कर देती है। लेकिन जब अंजलि नहाने जाती है तो वो लड़की छुप कर उसे नहाते हुए देख रही थी। तभी अंजलि के डैड उसे ये करते ही देख लेते हैं और उसे डांट कर भगा देते हैं। फिर एक दिन सरोजा अंजलि के डैड से आकर कहती है कि साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। वो गूंगी लड़की वो सही लड़की नहीं है, वो गंदी लड़की है। अंजलि बिटिया को लेकर उसके इरादे ठीक नहीं है। वो छुपकर अंजलि के कपड़े सूंघती है, उसकी छोटी कप में चाय पीती है और छुपकर उसे नहाते हुए देखती है। अंजलि के डैड कहते हैं ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूँगा। लेकिन सरोजा को ये सब बताते हुए उस लड़की ने देख लिया था। फिर कुछ टाइम के बाद रमन्ना घबराता हुआ अंजलि के डैड के पास आता है और बताता है कि सरोजा का मर्डर हो गया है। किसी ने उसके सर को पत्थर से कुचल कर उसे मार दिया है। अंजलि के डैड को ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो रमन्ना से पूछता है कि उस लड़की के घर वालों का कुछ पता चला? रमन्ना बताता है कि नहीं साहब, मैंने पूरे गांव में उस लड़की के बारे में पूछा लेकिन कोई भी उसे नहीं जानता। अंजलि के डैड को पक्का यकीन हो गया था कि इस लड़की में कोई झोल है। फिर अगले दिन वो उसे फिर से छुपकर अंजलि को नहाते हुए देखते हुए पकड़ लेते हैं और इस बार वो उसे जमकर सुनाते हैं। अंजलि की मॉम कहती है कि क्या हुआ, आप इस बच्ची को क्यों डांट रहे हैं? अंजलि के डैड कहते हैं कि ये कोई बच्ची नहीं है, डेविल है, डेविल, और उसकी सारी घटिया हरकतें उन्हें बताते हैं। अंजलि भी ये सब जानकर शौक रह जाती है। अंजलि के डैड उसे पकड़कर पुलिस के पास ले जाने लगते हैं, जिस पर वो लड़की उनके हाथ पर काटकर भागने लगती है। तभी अंजलि के डैड उसके बाल पकड़ लेते हैं और विक के तौर पर वो उनके हाथ में आ जाता है। और यहाँ पर बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है कि वो कोई लड़की नहीं थी बल्कि लड़का था जिसने लड़की का मेकअप किया हुआ था। इसीलिए अंजलि जब उसे नहलाने के लिए कह रही थी तो उसने मना कर दिया था। गूंगे बनने का नाटक भी उसने इसीलिए किया था। अंजलि उसे देखते ही पहचान लेती है, वो उसे पहले से जानती थी। वो लड़का सबके सामने कन्फेस करता है कि कैसे उसने उनकी मेड सरोजा को पत्थर से पीट पीट कर मार डाला और ये सब उसने अंजलि को पाने के लिए किया। वो अंजलि से कहता है कि तुम मेरी हो और तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। वो अंजलि के डैड पर भी अटैक कर देता है और अंजलि को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। जब उसकी मॉम उसे छुड़ाने आती है तो उसे नाइफ से स्टैब कर देता है।
और अंजलि को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसके डैड आकर अंजलि को छुड़ाते हैं और अंजलि को वहाँ से भगा देते हैं। फिर उस लड़के को मारकर बेहोश भी कर देते हैं। इधर अंजलि बेतहाशा भागी जा रही थी। रामन्ना उसे भागते हुए देख लेता है और वो उसके पीछे जाता है। अंजलि भागते भागते ब्रिज पर चली जाती है। तभी उसका पैर स्लिप होता है और वो नीचे नदी में गिर जाती है। रामन्ना उसे गिरते हुए देख लेता है। फिर ये बताने जब वो घर आता है तो यहाँ हम देखते हैं कि चाकू लगने की वजह से अंजलि की मॉम की मौत हो चुकी है। अंजलि के डैड रोते हुए रामन्ना को सब कुछ बताते हैं। फिर वो अंजलि के बारे में पूछते हैं, जिस पर रामन्ना से उन्हें एक और सैड न्यूज़ सुनने को मिलती है कि अंजलि तो नदी में गिर गई। ये सुनकर उसके डैड बिल्कुल टूट जाता है। फिर उनका ध्यान उस लड़के की तरफ जाता है। वो कहते हैं कि शैतान लड़का मेरे पूरे परिवार को खा गया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और वो उसे पुलिस के हवाले नहीं करते बल्कि खुद ही उसे जिंदा जला देते हैं। मरते मरते भी वो लड़का यही कहता है कि अंजलि सिर्फ मेरी है और मैं लौट कर आऊँगा। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। सब लोग समझ जाते हैं कि इसी लड़के की आत्मा ने अंजलि को पॉजेस्ट किया है। ऋषि पूछता है कि अंजलि के फादर का क्या हुआ। रमन्ना बताता है कि 1 साल पहले अंजलि की मिसिंग रिपोर्ट उन्हीं ने फाइल की थी, लेकिन अंजलि बिटिया का कुछ पता नहीं चला। फिर वो इस गांव को छोड़कर कहीं चले गए। तब से उनकी कोई खोज खबर नहीं, पता नहीं कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। ऋषि रमन्ना से पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला था कि घर जल गया है। रामन्ना कहता है कि मुझे लगा कि आप लोग उस लड़के के बारे में पता करने आए हैं, पुलिस से बचने के लिए मैंने ऐसा कहा था। इसके बाद उन्हें वो पोल दिखाता है जिससे बांधकर उस लड़के को जलाया गया था। इससे पहले ऋषि भूत प्रेत आत्माओं पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। पहली बार उसने ऐसा कुछ देखा था। रामन्ना उसे बताता है कि वो एक आदमी को जानता है जो हमारी मदद कर सकता है और उसे अपने साथ लेकर विद्याशंकरा नाम के एक गुरुजी के पास लेकर जाता है। दोनों गुरुजी को सारी बात बताते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तुमने हमें सब कुछ बता दिया, लेकिन उस लड़के के बारे में कुछ नहीं बताया। अभी हम उस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं जानते। पहले तुम मुझे उस लड़के के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। वो लड़का कौन था, उसका नाम क्या था, कहाँ से आया था और उसके फैमिली वाले कौन थे, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। जिसके बाद ऋषि गुरुजी से विदा लेकर उस लड़के के बारे में पता लगाने निकल जाता है। सबसे पहले वो रामन्ना से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास उस लड़के से रिलेटेड कोई चीज़ पड़ी है। रामन्ना उसे बताता है कि जब मुझे वो मिला था तो उसकी ड्रेस पर खून लगा था। मैंने उसे एक दूसरी ड्रेस भी लाकर दी थी। वो खून वाली ड्रेस अभी भी मेरे पास रखी है। फिर ऋषि उसके साथ जाकर जब उस ड्रेस को चेक करता है तो उसके अंदर से एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मिलता है। ऋषि वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर सीधा गांव के मेडिकल स्टोर पर जाता है और उस दवाई के बारे में पूछता है। मेडिकल वाला बताता है कि ये दवाई अब यहाँ नहीं मिलती, हम एक लड़के के लिए इसे मंगाते थे। उसे कोई रेयर डिजीज था, लेकिन 1 साल से वो दवाई लेने नहीं आया। पता नहीं उसने दवाई लेनी क्यों बंद कर दी। फिर हमने भी दवाई मंगानी बंद कर दी। ऋषि पूछता है कि ये दवाई किस डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, तो बताता है कि उस डॉक्टर का नाम रविंद्रनाथ है। जिसके बाद ऋषि डॉक्टर रविंद्रनाथ के पास जाकर उस पेशेंट की डिटेल्स मांगता है। पहले तो डॉक्टर साहब मना कर देता है कि ये हमारे रूल के खिलाफ है, लेकिन जब ऋषि उसे सारी बात बताता है तो मामले की गंभीरता को समझते हुए डॉक्टर सब कुछ बता देता है कि उस पेशेंट का नाम प्रवीण है। और यहाँ पर बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होता है कि प्रवीण कोई 10-11 साल का लड़का नहीं था, बल्कि 28 साल का एडल्ट था। उसे GHD यानी कि ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी नाम की एक रेयर बीमारी थी, जिसमें बॉडी टाइम से पहले ही ग्रोथ हार्मोन बनाना बंद कर देती है और बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। ये बोने से अलग होता है। ऋषि को तो यकीन ही नहीं आता कि ऐसा भी होता है। जिस पर डॉक्टर उसे एक लड़के की फोटो दिखाकर पूछता है कि बताना इसकी एज कितनी होगी। ऋषि कहता है कि 12-13 साल। डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये 32 साल का है। डॉक्टर बताता है कि लोगों को प्रवीण किसी बच्चे जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन असल में वो एक डीमन है। दूसरों की तरह नॉर्मल लाइफ ना मिलने के कारण वो डिप्रेशन में चला गया था। नॉर्मल लोगों से वो काफ़ी नफरत करता था, उनसे चिढ़ता था। एक तरह से उसे डिप्रेस्ड साइकोपैथ भी कह सकता है। ये सब जानने के बाद ऋषि प्रवीण के घर जाकर उसकी मम्मी से मिलता है। वो बहाने से कहता है कि जिन लोगों को प्रवीण जैसी बीमारी है, मैं उन सब पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। डॉक्टर रविंद्रनाथ के रेफरेंस से मैं यहाँ पर आया हूँ। और उसकी माँ से प्रवीण की पूरी कहानी सुनता है, जिसमें कि हमें पता चलता है कि प्रवीण तो स्कूल टाइम से ही साइको था। सेम स्कूल में अंजलि भी पढ़ा करती थी और वो प्रवीण की बेस्ट फ्रेंड थी। लेकिन अगर कोई और लड़का अंजलि से बात करता था
या उससे दोस्ती करता था तो प्रवीण उसे लड़ पड़ता था। एक लड़के पर तो उसने कंपास से अटैक कर दिया था। स्कूल वाले तो उसे रेस्टिकेट भी करने वाले थे, लेकिन उसकी माँ ने जैसे तैसे इस मामले को सलटा दिया था। इसी दौरान प्रवीण को हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया, वो भी काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर। उसके मॉम डैड इससे काफ़ी परेशान हो गए कि इतनी कम एज में इतना हेयर फॉल कैसे हो सकता है। डॉक्टर को दिखाया तो इस बीमारी के बारे में पता चला। ये जानकर प्रवीण पूरी तरह टूट गया। फिर उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया और अकेले रहने लगा। वो घर में रहता ही नहीं था, फार्म हाउस में रहता था। इसके बाद वो ऋषि को फार्म हाउस दिखाती है, जहाँ पर मेकअप का सामान और कुछ ड्रेसेस मिलती हैं, इवन लड़कियों की ड्रेसेस भी। ऋषि पूछता है कि आखिर वो इन सब का करता क्या था। प्रवीण की मॉम बताती है कि उसे अलग अलग तरीके से तैयार होना अच्छा लगता था। यहाँ बंद होकर वो अकेले में यही सब करता रहता था। फिर अचानक वो यहाँ से कहीं चला गया और वापस नहीं आया। उसकी याद में उसके डैड भी चल बसे। फिर जाते जाते ऋषि उसकी मॉम से कहता है कि मुझे आपको एक सच बताना है, और उसे प्रवीण की मौत के बारे में बताता है। ये जानकर उसकी मॉम फूट फूट कर रोती है। इधर ऋषि प्रवीण के बारे में सब कुछ गुरुजी को बता देता है, जिसके बाद गुरुजी प्रवीण से बात करने आते हैं। उसे समझाते हैं कि अंजलि को छोड़ दो, लेकिन प्रवीण नहीं मानता। वो कहता है कि मैं अंजलि से प्यार करता हूँ, वो सिर्फ मेरी है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी कहते हैं लेकिन क्या अंजलि भी तुमसे प्यार करती है? प्रवीण कहता है कि हाँ वो मुझसे प्यार नहीं करती। उसने तो मुझे भुला ही दिया था। जब वो गांव वापस आई तब मुझे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। मैं ये हरगिज़ होने नहीं दे सकता था। वो बताता है कि कैसे उसने यूट्यूब से मेकअप करना सीखा, फिर अमन्ना का पीछा किया और लड़की बनकर उसके जरिए अंजलि के घर तक पहुंच गया था। अंजलि के डैड ने भले ही मुझे मार दिया, लेकिन मेरे जुनून को नहीं। मैं अंजलि को नहीं छोड़ूंगा। गुरुजी कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम्हें अंजलि से अलग करने के लिए मेरे पास और भी तरीके हैं। फिर अगले दिन गुरुजी अपने शिष्यों के साथ आते हैं और पजेस्ट अंजलि पर काबू पाकर उसे अपने साथ ले जाते हैं और गुरु राघवेंद्र स्वामी के मंदिर ले जाकर बांध देते हैं। वहां पर एक तरह का अनुष्ठान किया जा रहा था, लेकिन तभी पजेस्ट अंजलि रस्सियों को तोड़कर आजाद हो जाती है और सबको मारने लगती है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए वो अनुष्ठान को रोकने आती है, लेकिन बीच में एक सुरक्षा चक्र बना हुआ था जिसे वो पार नहीं कर पाती और पीछे जाकर गिरती है। फिर एकदम से वो कहीं गायब हो जाती है। ऋषि जब उसे ढूंढने जाता है तो अचानक से वो उस पर अटैक कर देती है। वो उसे मार ही डालती, लेकिन तभी वहां पर प्रवीण की माँ आ जाती है और उसे रोकती है। वो प्रवीण से अंजलि की बॉडी छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन जब प्रवीण नहीं मानता तो उसे कोसने लगती है कि ये मैंने कैसे शैतान को पैदा कर दिया, इससे अच्छा तो मैं तुझे पैदा होते ही मार डालती। वो प्रवीण से कहती है कि अगर तूने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं खुद को आग लगा लूंगी, जिससे मजबूर होकर फाइनली प्रवीण अंजलि की बॉडी को छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद सबको ठीक हो जाता है। फिर एंड में सब गुरुजी का आशीर्वाद लेकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन जब गुरुजी अंजलि के सर पर हाथ रखते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा आभास होता है। उन सब के जाने के बाद गुरुजी अपनी पत्नी को बताते हैं कि खतरा भी टला नहीं है। प्रवीण ने अपनी माँ के चलते अभी के लिए भले ही अंजलि को छोड़ दिया हो, लेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो अभी भी उसे पाना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रवीण की आत्मा अभी भी अंजलि का पीछा कर रही थी, और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। लास्ट वाले सीन से हम समझ सकते हैं कि जब अंजलि इस गांव में आई थी तभी से प्रवीण की आत्मा उसके पीछे लग गई थी और उसे पोजेस कर लिया था और उसे होटल से उसी हॉन्टेड घर में ले गई थी, जो कि प्रवीण को अंजलि के साथ उसी घर में रहना था। अब क्योंकि फिल्म की एंडिंग ओपन है तो हमें इसका सीक्वल भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी ना निन्ना बिदलारे मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।